राष्ट्रवादी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी का जन्मदिन राष्ट्र और हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पित है। सुरेश जी, विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए है पहचान। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी के जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र आर्लेकर जी ने भेजा शुभकामना संदेश। कहा, राष्ट्रहित को समर्पित है सुरेश जी की पत्रकारिता। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी को बधाई देने वालों का लगा तांता। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #हैप्पी बर्थडे सुरेश चव्हाणके। और नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों की जानकारी कोर्ट को दे राज्य सरकार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है उत्तराखंड विशेष। सुदर्शन न्यूज चैनल एक राष्ट्रवादी चैनल है और राष्ट्रवादी चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी के बिंदास बोल कार्यक्रम के कई प्रशंसक हैं। आज सुरेश जी के जन्मदिन पर गोवा के मिशन मोदी के पदाधिकारियों ने मिलकर सुरेश जी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। 12 फरवरी को उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले हमारे गोवा के समस्त दोस्तों की ओर से। चैनलों की अगर हम बात करें तो मीडिया चैनल में सुदर्शन चैनल एक ऐसा है जो निर्विवाद निर्भीक होकर के समस्त सच्चाई की बातें या सभी बातें रूबरू जैसे का तैसा परोस देता है। पाठक को व्यूअर्स को दर्शक को तय करने देता है कि आप उचित अनुचित का खुद फैसला करें। तो मेरा नमन है सुदर्शन चैनल को। सुदर्शन चैनल ऐसा ही अच्छा काम करते रहे और सच्चाई को जनता के सामने परोसते रहे। हमारी शुभकामना है। हमारी उम्र भी 2 साल सुरेश जी को न्यौछावर। सुरेश चव्हाण जी को 18 तारीख को उनका जन्म दिवस है, तो मैं मिशन मोदी का प्रदेश प्रभारी होने के नाते अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से, अध्यक्ष अजय लांबा की ओर से मैं उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और हम लोग उनके साथ, गोवावासी हमेशा उनके साथ हैं और उनके चैनल को बहुत लाइक करते हैं। ऐसा राष्ट्रवादी चैनल हमारे दुनिया में कोई नहीं है जितना राष्ट्रवादी तरीके से वो बातें रखते हैं और निर्भीक होकर रखते हैं। उनको किसी चीज़ का डर और भय नहीं है। तो उसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो है अपनी ओर से हम गोवा के वासियों की तरफ से उनको आमंत्रित भी करना चाहते हैं। गोवा में हैप्पी बर्थडे सर, सम्मान करना चाहते हैं। आपको जरूर लेके आइए। हैप्पी बर्थडे। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी के जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र आर्लेकर जी ने शुभकामना संदेश दिया। आपको सुनवाते हैं। सुरेश जी चव्हाणके इनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कई वर्षों से सुरेश जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठाकर उनको जिस भावना से सभी देशवासियों के सामने रखते हैं, उससे प्रतीत होता है कि सुरेश जी एक जनजागृति करने में सफल हुए हैं। और मुझे लगता है उनके प्रयास जो हैं वो प्रयास निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। देश में राष्ट्रहित के मामले में अगर कोई आज मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सुरेश जी का नाम इस मीडिया के क्षेत्र में बहुत आगे है। मैं उनको आज के इस शुभ दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको दीर्घ आयुष्य और आरोग्य प्रदान करें।
बढ़ते आगे, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट को इसकी जानकारी दे कि किन सांसदों और विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। असल में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है और इसके लिए 3 मार्च तक ब्यौरा कोर्ट को देने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और कितने अभी अदालतों में लंबित हैं। इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। इस मामले में दायर याचिका में सचिव गृह, सचिव विधि और न्याय, सचिव वित्त, सचिव महिला और बाल कल्याण, DGP को पक्षकार बनाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि उसने गवाहों की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं। इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 फरवरी तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार से। कृष्ण, इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि उत्तराखंड में 70 विधायकों से लेकर और 8 सांसद जो उत्तराखंड में 5 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद, इन सबके जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड दिए जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हरिद्वार से लक्सर विधायक देसराज कर्णवाल की और रुद्रपुर से विधायक आए थे राजकुमार ठुकराल, ऐसे कई विधायक जो है जिनके खिलाफ जो है लगातार इन 5 सालों में आपराधिक मुकदमे जो है दर्ज हुए, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आदेश दिए हैं राज्य सरकार को कि जल्द से जल्द जो है सभी के आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो हाईकोर्ट में जमा करवाने का कष्ट करें। क्योंकि काफ़ी दिनों से एक तरीके से चिंताएं बढ़ने लगी थी। आम जनता जो है मांग कर रही थी जो भी अपराधी नेता है उनको टिकट ना दिया जाए, वो चुनाव ना लड़े। इसी क्रम में हम देख सकते हैं जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्दी इनके आपराधिक रिकॉर्ड जितने भी ऊपर के, चाहे विधायक की बात करें, चाहे लोकसभा सांसद, चाहे राज्यसभा सांसद, इन सभी नेताओं की जो है वो डिटेल देने के लिए कही है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि हाईकोर्ट ने जो समय दिया है सरकार को, क्या उस समय के अंदर ही पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, साथ ही गवाहों की सुरक्षा की बात भी कोर्ट ने कही है, इस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों की, तो तमाम आम जनता ने कहीं या विपक्ष के नेताओं ने उनके खिलाफ जो है मुकदमे लिखवाए हुए हैं कठोर सबूत के साथ। जो गवाहों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि अगर गवाह को हाईकोर्ट आने की जरूरत पड़ती है या किसी भी कोर्ट में जाने की गवाह देने की जरूरत पड़ती है तो उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप उसको कोर्ट में उपस्थित करें। क्योंकि गवाहों का रहना एक तरीके से काफ़ी जरूरी होता है और गवाहों की सुरक्षा के लिए भी हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जो है वो उत्तराखंड पुलिस को दिए हैं ताकि उनकी सुरक्षा बचे रहे और जिन जिन प्रतिनिधियों के खिलाफ जो केस उत्तराखंड के पुलिस थानों में दर्ज है उन पे आगे और कार्रवाई हो पाए। पूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिन विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज है वो सभी पार्टियों में होंगे, किसी ना किसी पार्टी में कोई ना कोई दागी नेता जरूर होता है, तो पार्टियों का क्या कुछ कहना है, सांसदों का क्या रुख है इस पर, और साथ ही साथ विधायकों का क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात विधायकों की करें, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उत्तराखंड के 70 विधायकों के जो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हाईकोर्ट में सबमिट कराया जाए, जिसके बाद से विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है वो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है वो जनता के समर्थन में हमने तमाम आंदोलन किए हैं, जिसमें तमाम उग्र आंदोलन भी हम लोगों को करने पड़ते हैं। तमाम जगहों पर शक्ति प्रदर्शन जो है विधायक और सांसदों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर जब भी कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो ऐसी जगहों पर प्रदर्शन करते हुए तोड़ फोड़ भी काफ़ी हो जाती है। तो उसमें देखिए काफ़ी मुकदमे जो है वो उत्तराखंड के विधायकों के ऊपर दर्ज है, चाहे हम पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे मौजूदा सांसद या विधायक की। तो ऐसे में देखिए प्रतिक्रिया सबके हैं, सब विधायकों और सांसदों का कहना है कि हमने जनता की हक की लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई में वो हम उसकी मुकदमा झेल रहे हैं। पूजा जी, कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से जो है दागी नेता है, विधायक है, सांसद हैं, उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है कोर्ट ने और इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस को सत्तालोलुप बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा कि अभी जनादेश ईवीएम में है और कांग्रेस में
मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनने पर वो जनता के बीच न रहकर घर पर ही बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ है, जन सरोकारों की बात कहने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। मनवीर सिंह ने कहा कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर भरोसा है और जनता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस झूठ और पाखंड के भरोसे मैदान में थी और बीजेपी विकास कार्यों की बदौलत जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे चुकी है और कांग्रेस को उसकी गलतफहमी भारी पड़ेगी। जी और कांग्रेस क्या कहती है, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सारे सत्ता लोलुप हैं और उन्हें जनता के उससे कोई मतलब नहीं है हित से, लेकिन उन्हें सरकार में सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद लूट चाहिए। लूटने के लिए सरकार बनाने की उनकी कोशिश है। और जैसे ही हरीश रावत जी जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, अभी जनादेश ईवीएम में पैक है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के जो सपने उनको दिखने लगे हैं वो अभी से दिखने लगे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम 60 पार का जो हम नारा दिया था, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस पर सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से कृष्ण कुमार की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, हरीश रावत की जो नाराजगी है वो एक ऐसी बहू की तरह है कि घर की चाबी ना सौंपी तो घर में काम नहीं करेंगे। ऐसी नाराजगी कांग्रेस की दिखाई दे रही है और हरीश रावत की दिखाई दे रही है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? बिल्कुल पूजा, देखिए मतदान खत्म हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। 14 फरवरी की शाम 6 बजे मतदान खत्म हो चुका था। सभी उत्तराखंड के 70 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो गई थी। लेकिन हम 15 फरवरी की सुबह की अगर हम बात करें तो वो 15 फरवरी की सुबह होती है कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। हर गली नुक्कड़ पर यही कयासबाजी लगाते हुए लोग दिखते हैं, नेता दिखते हैं। हालांकि सभी जो पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इन सभी ने बूथों से रिपोर्ट मंगवाना जो है वो स्टार्ट कर देते और उसी के हिसाब से अपना अनुमान एक तरीके से लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत की, तो वो लगातार देखिए 15 फरवरी से मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है लगातार साकार होता हुआ देख रहे हैं। चाहे हम बात करें उनके पिछले कार्यकाल की, तो पिछले कार्यकाल को देखते हुए हरीश रावत एक तरीके से एक मन बनाए हुए हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनूंगा तो सिर्फ मैं बनूंगा, वरना मैं घर पे ही बैठूंगा। तमाम जो मीडिया में बातचीत करते हुए हमें हरीश रावत नजर आ रहे थे, तो सबको ही ये बयान देते हुए हरीश रावत दिख रहे हैं कि अगर मैं बना तो मुख्यमंत्री बनूंगा, वरना मैं घर पर बैठूंगा। जिसकी कयास देखिए लगातार लगाए जा रहे हैं। जो ईवीएम मशीन में सबकी किस्मत कैद हुई है उसका पिटारा 10 मार्च को खुलेगा, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक तरीके से सरकार में आने के बाद क्या क्या कार्य करेगी उसका ब्लूप्रिंट का खाका भी तैयार करने में लगी हुई है। कल बीजेपी के आला कमान के हाईकमान उत्तराखंड के नेताओं ने बैठक करी थी, उसमें उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ तो वही हमारी उत्तराखंड के जो काम होंगे उसी के आधार पर होगा, वही हमारा उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भी कहा है कि हरीश रावत जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना सपना ही रह जाएगा। हालांकि हरीश रावत ने यह भी कहा है कि या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर पर बैठूंगा। तो मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर उनका बिल्कुल सपना सच होगा। हरीश रावत जो है 2017 की तरह एक बार फिर जो है वो घर पे बैठने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 2017 से पहले हमने देखा था मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने करी थी, जुम्मे का 90 मिनट का ब्रेक देकर, जिसके बाद हमने देखा था अब से कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता का फरमान आता है कि अगर हमारी उत्तराखंड में सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में। जिसके बाद से देखिए एक तरीके से कांग्रेस के पूरे प्रदेश में निंदा हो रही थी, क्योंकि 2017 में खुद हरीश रावत 2 विधानसभा सीट से हारे थे। अब वो उत्तराखंड की लाल कुआं विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल्य उस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा वोटर्स नहीं है, जिसको साधने में भी हरीश रावत को काफ़ी दिक्कत करनी पड़ी है। क्योंकि लटकते लटकते हरीश रावत जो है वो पहले उत्तराखंड के रामनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा उनकी जो है केंद्रीय नेतृत्व करता है। उसके बाद से अगर हम देखें तो हरीश रावत को रामनगर से उठा के लाल कुआं में डाल दिया जाता है। उनको लाल कुआं में भी उनको काफ़ी गुटबाजी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर लाल कुआं की बात करें तो वहाँ से पहले जो है संध्या डालाकोटी को एक तरीके से प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया था। तो एक क्योंकि उत्तराखंड में नारा भी चल रहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसकी देखिए लड़की की टिकट काटकर हरीश रावत को उनके सीट से उतारा गया, तभी संध्या डालाकोटी जो है निर्दलीय चुनाव में लड़ ली थी और उनमें काफ़ी अच्छा बहुमत भी उनको लाल कुआं सीट से मिलता देखा गया था, क्योंकि काफ़ी समय से उस क्षेत्र में सक्रिय थी। तो ऐसे नेताओं की सीटों जिनने दगाबाजी एक तरीके से अपने नेताओं से करी और पार्टी से करी है, वो
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से बहुत बड़ी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस के नाम पर एक तरीके से करते हैं। क्योंकि जिन जिन प्रत्याशियों ने एक तरीके से मेहनत उन 5 सालों में करी थी, हर एक जनता के आम घर में घर घर जाकर वोट की अपील उन्होंने करी थी, लेकिन एंड टाइम पर आचार संहिता से कुछ दिन पहले या कहीं टिकट बंटवारे के बाद उनका नाम काट दिया जाता है। तो ऐसी सीटों पर कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि हरीश रावत जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं वो अभी उनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि महज हम कुछ ही दिन बचे हैं, 20-22 दिन बाद परिणाम सबके सामने होंगे। क्योंकि जो 2017 में एक बार देखा गया था हमें कि मोदी मैजिक, जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा से 57 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि उत्तराखंड में ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो ऐसे तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के जो हैं वो उत्तराखंड में गरजे थे। उन्होंने तमाम आम जनता से वोट मांगने की अपील करी थी, जिसके बाद हमें 2017 में मैजिक देखने को मिला था। 70 में तो 57 सीटों पर जीत जो है वो बीजेपी ने दर्ज करी थी, लेकिन उसी बहुमत को दोहराने के लिए, क्योंकि बीजेपी काफ़ी दिनों से दावा कर रही है और उनका कहना है कि इस लक्ष्य को हम दोहराएंगे, 57 पार करके 60 के पार जो है वो सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए अब इस पर कहना कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं जब प्रत्याशियों की किस्मत जो है 10 मार्च से खुला होगा। क्योंकि इस तरीके का बात करें एक खबर और है जिस पर आपसे अपडेट चाहेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अब तक थम नहीं रहा है। जहां धर्मनगरी में हुई धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यति नरसिम्हानंद को 15 फरवरी को हरिद्वार के जिला न्यायालय में जमानत मिल गई थी। उसके बाद वो गुरुवार को जेल से रिहा हुए थे। वहीं रिहा होने के तुरंत बाद स्वामी यति नरसिम्हानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या के लिए बैठ गए हैं। इस दौरान स्वामी यति नरसिम्हानंद ने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से यहीं से जेल ले जाया गया था, लेकिन अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता तब तक मैं इसी घाट पर तपस्या पर बैठूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तरफ से आज से ही अन्न त्याग कर दिया गया है, लेकिन तपस्या में मैं जल ग्रहण करता रहूंगा। इस पर जानना चाहेंगे कृष्णा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ प्रशासन का कहना है, क्या कुछ यति महाराज का कहना है? बिल्कुल पूजा, देखिए 17, 18, 19 दिसंबर को जो है वो हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वर आनंद कर रहे थे। जिसके बाद हमने देखा था धर्म संसद में काफ़ी लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, काफ़ी महामंडलेश्वर आके वहाँ जनता को संबोधन करते हैं और एक तरीके से सोए हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं प्रमुख भूमिका अपनी निभा रहे थे पूर्व में रहे वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी, जो मुस्लिम धर्म से परेशान होकर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। तो धर्म संसद के बाद से पूरे उत्तराखंड कहें कि पूरे देश में धर्म संसद को लेकर बवाल हो रहा था। धर्म संसद को उन्होंने हेट स्पीच के नाम से पूरे देश में फैलाया, जिसमें हमने देखा था कि हरिद्वार की कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सबसे पहले जो है वो गिरफ्तारी जितेंद्र नारायण त्यागी की हुई थी, जिसके विरोध में एक तरीके से स्वामी यति नरसिम्हानंद जो है वो हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर अन्न त्याग कर धरने पर बैठे हुए थे काफ़ी संतों के साथ। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने उनको 2 दिन बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो स्वामी यतीश्वर आनंद को भी गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उनकी 15 फरवरी को जमानत हुई थी। लगभग हम कह सकते हैं 1 महीने के करीब जो है स्वामी यतीश्वर आनंद जो है वो जेल काट के आए हैं और जेल काट के बाद जैसे ही वो हरिद्वार में आए हैं तो हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर वो दोबारा ही अन्न त्याग कर धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक मेरा भाई जितेंद्र नारायण त्यागी नहीं छूटेगा तब तक मैं यहीं पर धरना करूंगा, सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन में लगातार व्यक्त करूंगा, क्योंकि अगर धर्म नगरी में हम साधु संत ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर कौन रहेगा। क्योंकि हमने देखा था कि धर्म संसद के खिलाफ जिस तरीके से देहरादून में मुसलमानों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया था और संतों के खिलाफ एक तरीके से मुकदमे लिखने की मांग करी थी, तो उनके खिलाफ एक तरीके से कट्टरपंथी जो धर्म संसद के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए पुलिस मुख्यालय का घेराव उन्होंने किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके जो एक तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धर्म संसद का आयोजन हरिद्वार में किया था, उसी के संतों को पकड़ के पुलिस ने जेल में डाला है। तो इसका विरोध देखिए चारों तरफा उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जब तक मैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हूँ तब तक किसी भी साधु संत को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साधुओं का सम्मान ही हमारा सम्मान है, उनका अपमान होगा तो हम कैसे उत्तराखंड में जीवित रह पाएंगे। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा।
बढ़ते आगे, उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मलेठी के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस दुर्घटना में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं थाना अध्यक्ष लाखन सिंह ने कहा कि सतपुली की ओर आ रहा पिकअप वाहन मलेठी के पास खाई में गिर गया था। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि फोन नहीं है ना सर, फोन मिल तो गया उसका। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हजीरो गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि मामला हजीरो गांव का है, जहां 17 वर्षीय एकता की खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से आग लगने के कारण मौत हो गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। थाना प्रभारी का कहना है कि खाना बनाते समय सिलेंडर लीकेज की वजह से ये आग लगी थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। ग्राम हजीरो वाला में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जलने से मृत्यु होगी। हमारी फोर्स से हम लोग मौके पर पहुंचे, वहां देखा तो वो खाना बना रही थी और किचन में, और उसका जो कमर से ऊपरी पार्ट में आग लगी थी। तो ज़मीन में बैठ के खाना लगाए थे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि वो गैस की में कोई कमी लीक होने से, जो भी रीजन रहा होगा, उसमें आग लगी और उसकी वजह से उस पर बर्न होगी। हाँ, उसको 95 भर के पोस्टमार्टम के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव हुए हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। साथ ही इस विधानसभा चुनाव में आप पार्टी भी चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे थे। इस कड़ी में लाल कुआं चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भले ही अधिकांश उम्मीदवार अपने घरों में बैठकर थकान मिटा रहे हों, साथ ही हार जीत का गणित लगा रहे हो, लेकिन कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत न तो घर पर बैठे हैं, न ही हार जीत का गणित लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव खत्म होने के बाद भी लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उन्हें चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बाजपुर के गन्ना किसानों ने चीनी मिल में लगातार बंद हो रही है गन्ने की पेराई को सुचारू करने की मांग को लेकर चीनी मिल के जीएम का घेराव किया गया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने और गन्ने की पेराई को सुचारू रखने की मांग की है। वहीं चीनी मिल के जीएम ने किसानों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई चीनी मिल प्रशासन की कमी से बार बार बंद हो रही है, जिससे किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते बाजपुर के किसानों ने चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह मरतोलिया का घेराव किया। इस दौरान गन्ना किसानों ने चीनी मिल के कर्मचारियों पर चीनी मिल को सही तरीके से नहीं चलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चीनी मिल में गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से चलाने की मांग की गई है। इस दौरान गन्ना किसान ने कहा कि चीनी मिल में बेगास खत्म होने की बात करके लगातार चीनी मिल में गन्ने की पेराई को रोका जा रहा है, जिससे चीनी मिल और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह ने बताया कि जो भी समस्या सामने आ रही है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कि फैक्ट्री एकदम सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय में उनके कुछ सुझाव दिए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है, क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए, और जो कार्मिक इस टाइप के लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। ही मेरे द्वारा 1-2 बार इसमें इनसे मीटिंग की गई और उसमें आपसी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा गया। और जहाँ तक क्योंकि इनको चीफ इंजीनियर को हटाने का प्रश्न है, उसमें एमडी साहब से हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे। अभी उनको कुछ दिन के लिए हम जो है कार्य शुरू कर देंगे, और उसके बाद जैसे भी वहाँ से शासन से निर्णय होगा तो उस हिसाब से उनको जहाँ स्थान दिया जाएगा।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। वहीं बाजपुर में 14 फरवरी को हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने भी सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने की बात कही। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो मत रूपी आशीर्वाद दिया है वो बेहद अमूल्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों को देखते हुए मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर की जनता विधानसभा चुनाव में बाजपुर में कमल खिलाने का काम करेगी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान देगी। बता दें कि 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं में काफी उत्साह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है वो बेहद बहुमूल्य है। निश्चित रूप से बाजपुर की महान जनता ने 14 फरवरी को लोकतंत्र का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 120 से 30 बूथों पे मेरा जाना हुआ है। मैंने जो उत्साह और जो गर्मजोशी उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में पाई है, क्योंकि जो लोग मतदान से पहले कतार में खड़े थे, मैंने सबको प्रणाम किया है। उनको निवेदन मैं मतदान स्थल पे तो नहीं कर सकता था, मगर जो मैंने उनको प्रणाम किया है, उनका जो है चेहरा जो मैंने पढ़ा है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही पॉजिटिव रहा हूँ उस दिन और मेरे अंदर बहुत उत्साह रहा है। और ये उत्साह जो देने वाली है वो बाजपुर की महान जनता है। जिन बूथों पे मैं गया उनमें जो था चेहरे पे बहुत उत्साह था और हमारे बस्तों पे भी काफ़ी भीड़ रही है। उधम सिंह नगर के किचा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि एक पिता ने अपने 3 वर्षीय पुत्र की बीमारी से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में कराई। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। वहीं पुलिस ने पूछताछ में बच्चे के बार बार अपना बयान बदलने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शक किया। थोड़ी देर बाद सख्ती से पूछने पर पिता ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी पिता की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद किया है। कल पुलभट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है। तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ, मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और इसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया। और उत्तराखंड विशेष में आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।